हाँ जी बच्चों, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें हम ये देखेंगे जो हमारा ये मिनरल्स हैं क्या फंक्शन है जो ये परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपके ये जो हैं ये फंक्शन है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, जिनको आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले है परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो दे हेल्प इन द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल सैप। थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बफरिंग एक्शन, enzymatic activity and the major constituent of the macromolecules and coenzymes। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि वो परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में हेल्प करते हैं, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है, वो सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर और बाहर जाने देती है। तो जो ये मिनरल्स होते हैं ये इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो इस तरीके से ये जो सेल सैप की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है उसको बना के रखते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये अपने आप जो नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। बफरिंग एक्शन से मतलब होता है कि किसी ऐसा सॉल्यूशन जो किसी पीएच को चेंज नहीं होने देता उसको हम बफरिंग एक्शन बोलते हैं। ये सॉल्यूशन है तो उसको बनाने में भी ये मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इन्हीं से जुड़कर एक्टिव होते हैं और अगर ये उनसे निकल जाएं, अलग हो जाएं तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये एंजाइम एक्टिविटी को भी कंट्रोल करते हैं एंड दे आर द मेजर पार्ट ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था आपके आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सभी में जैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट था, फॉस्फोरस प्रेजेंट था, तो उनकी स्ट्रक्चर जो बनती हैं तो इस स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। तो ये आपके फंक्शन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। फिर इनके सभी के फंक्शन को वन बाय वन इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले आपका नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको प्लांट सबसे ज़्यादा लेता है, सबसे ज़्यादा ये प्लांट्स में पाया जाता है। और आपने इन सभी में तो ये याद रखना है, इनके एक दो फंक्शन याद रखो। इसके अलावा इसको किस आयनिक फॉर्म में लिया जाता है आपने ये याद रखना है। जैसे नाइट्रोजन की 3 आयनिक फॉर्म है जिनमें प्लांट ऑब्जर्व कर सकता है, नाइट्रेट NO3-1, नाइट्राइट NO2-1 और अमोनिया NH4। इन 3 फॉर्म में प्लांट इसको ऑब्जर्व कर सकता है फ्रॉम सॉइल। ठीक है, और ये सभी प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं वो नाइट्रोजन को मतलब सभी पार्ट में चाहिए होती है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसकी मैरिस्मेटिक और मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट में। इसके अलावा ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्रोटीन के, न्यूक्लिक एसिड के, विटामिन्स के और हार्मोन्स के। ये सारी हमने स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, आपने पढ़ा था। अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है प्रोटीन में, अमाइनो एसिड में, न्यूक्लिक एसिड में आपका जो बेसिस थे उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से जो विटामिन्स और हार्मोन्स हैं इनकी भी जो स्ट्रक्चर हैं उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आपका फॉस्फोरस है, जिसको किस फॉर्म में लिया जाता है, इसको लिया जाता है फॉस्फेट, यानी कि H2PO4 या HPO2 -2 की फॉर्म में लिया जाता है। और ये किसका पार्ट होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन आपको याद होगा 2 मेजर कंपोनेंट से मिलके बनती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। तो जो फॉस्फोलिपिड है, नाम में फॉस्फो जुड़ा हुआ है, इट मीन्स फॉस्फोरस। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रोटीन में भी ये प्रेजेंट है। और आपका जो न्यूक्लिक एसिड है, रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इट हैज़ 3 कंपोनेंट, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड बेसिस। तो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आपका फॉस्फोरस होता है। इसके अलावा इन ऑल फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन, तो जितनी भी फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होती है उसमें फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। क्या मतलब होता है इसका फॉस्फोरिलेशन का, कि जब हम किसी भी सब्सटेंस में फॉस्फेट ऐड कर देते हैं कि वो उसके साथ जुड़ जाता है, इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिलेशन। और ये फॉस्फेट ज़्यादातर ATP के थ्रू ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जितनी भी फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होती है उसमें भी फॉस्फोरस चाहिए होता है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम, जिसको हम
पोटेशियम आयन की फॉर्म में प्लांट ऑब्जर्व करता है। और ये भी आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू, बर्ड्स, लीव्स, रूट टिप्स, इनमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ये इसके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये मेंटेन करके रखता है एनायन कैटायन बैलेंस को इन सेल, और इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी गया हुआ है पहले, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच एलिमेंट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो पोटेशियम आपका आंसर होगा। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, टर्जिडिटी ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कैल्शियम है, जिसको कैल्शियम आयन की फॉर्म में लिया जाता है, और ये भी आपके मेरिस्मेटिक डिफरेंशिएटिंग टिश्यू इनमें रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जब सेल डिवाइड करती है, जो डिवाइड सेल वॉल बनती है, तो उसमें जो मिडल लैमिला पार्ट होता है, अगर आपको याद हो, तो जब प्लांट सेल डिवाइड करती है, ये प्लांट सेल है, तो उसमें बीच में से आपकी सेल वॉल बननी स्टार्ट होती है, तो इस तरीके से एक्सटेंड हो जाती है। तो ये जो मिडल लैमिला बनता है, तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो सेल डिवाइड होती है, इसमें जो आपके स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, इस तरीके से आपकी सेल है, बीच में आपके क्रोमोसोम थे, तो ये स्पिंडल जो बनते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन जो ये होती है, इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू द कैल्शियम। और क्या फंक्शन है इसके आपके, इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स। तो ये कुछ एंजाइम के साथ जुड़कर, जैसे कि आपका कोई भी एंजाइम है, पर वो एक्टिवेट कब होगा, एंजाइम है लेकिन वो कब एक्टिवेट होगा, जब उसके साथ कैल्शियम जुड़ेगा, वरना वो इनएक्टिवेट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम है, जो कि मैग्नीशियम आयंस की फॉर्म में लिया जाता है। तो ये भी एक्टिवेट करता है कुछ एंजाइम्स को, जो कि आपके रेस्पिरेशन के एंजाइम्स होते हैं और फोटोसिंथेसिस के होते हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हैं। इनके एंजाइम्स को कौन एक्टिवेट कर रहा है, मैग्नीशियम आयंस। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए में भी ये हेल्प करता है। मैग्नीशियम आपको पता होगा क्लोरोफिल का पार्ट होता है। जो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर होती है, उसमें मैग्नीशियम होता है। विदाउट मैग्नीशियम क्लोरोफिल का ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम। और इसके अलावा जो राइबोसोम्स होते हैं, क्या करते हैं राइबोसोम्स, प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम एक स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और इसमें 2 यूनिट होती हैं। राइबोसोम के अंदर आपकी 2 यूनिट होती हैं। जब ये दोनों यूनिट जुड़ती हैं, तब ये काम करता है। तो उसको जोड़ने में, यानी कि राइबोसोम की स्ट्रक्चर को बनाने में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका सल्फ़र, जिसको सल्फेट आयन की फॉर्म में लिया जाता है। जो सल्फेट है, यहाँ पे से ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि ये 2 अमीनो एसिड सिस्टीन और मिथ्योनिन में प्रेजेंट होता है सल्फ़र। ठीक है, 2 नेम द 2 अमीनो एसिड इन विच सल्फ़र इज प्रेजेंट, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। तो ये इन अमीनो एसिड का, यानी कि कुछ प्रोटीन्स का पार्ट होता है। इसके अलावा ये पार्ट होता है कुछ कोएंजाइम्स का, विटामिन्स का। कौन कौन से विटामिन्स का नाम दिए हुए हैं, थायमाइन, बायोटिन, कोएंजाइम ए, और इसके अलावा फेरिडॉक्सिन। तो इन सब की स्ट्रक्चर में सल्फ़र प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका आयरन। अब आयरन, यहाँ से आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट हो गए हैं। और आयरन आपका वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो प्लांट सबसे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये पार्ट होता है कुछ प्रोटीन्स का, जो कि कहाँ इन्वॉल्व हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो कि हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या फेरोडॉक्सिन है और क्या साइटोक्रोम्स हैं। बाय नेचर ये प्रोटीन्स होते हैं, और काम इनका होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना, यानी एक से लेके दूसरे को दे देना। ठीक है, और इनकी स्ट्रक्चर में आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा और जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये इट रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम
Fe+2 Fe+3 डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यानी कि इस तरीके से ये काम करता है। इट एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम, तो कैटालेज एक एंजाइम है, उसको ये एक्टिवेट करता है, यानी कि आयरन जब इस एंजाइम के साथ जुड़ता है तो वो एक्टिव हो जाता है, अगर ये नहीं है आयरन तो वो इनएक्टिव हो जाता है, और इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल के लिए देखो दो चीज़ें हैं, एक तो मैग्नीशियम आयन है जो उसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा चाहिए उसको, आयरन भी चाहिए उसकी फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट फिर आपका है मैग्नीज, तो मैग्नीज को मैग्नीशियम आयंस Mn+2 की फॉर्म में लिया जाता है। ये भी काफ़ी सारे एंजाइम के साथ जुड़ता है, उनको एक्टिवेट करता है, और ये एंजाइम्स आपके फोटोसिंथेसिस के हैं, रेस्पिरेशन के हैं, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के हैं। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इसके अलावा जो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है और बिल्कुल पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है पहले, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो वाटर है वो टूटता है, ठीक है, जहाँ से आपकी ऑक्सीजन निकलती है H2O, इट स्प्लिट्स, ठीक है, H आयन प्लस O2। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, इट हैपन्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ दिस आयन। अगर ये आयन नहीं प्रेजेंट होगा तो ये स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो ये जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो मैग्नीज आयन की वजह से ही होता है, ठीक है, यानी कि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस आयन। फिर है नेक्स्ट आपका जिंक, जो कि जिंक आयंस की फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है। ये भी काफ़ी एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिनमें से कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है जिसको जिंक एक्टिवेट करता है। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ द ऑक्सिन, ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन होता है जो कि प्लांट की लंबाई में जो ग्रोथ होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दोनों चीज़ के लिए क्या चाहिए, जिंक आयन। और ये क्वेश्चन आपके जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें पूछे गए थे कि विच एलिमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सिन, और विच एलिमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल, विच एलिमेंट एक्टिवेट्स एंजाइम कार्बोक्सिलेज। दोनों क्वेश्चन ये आए हुए थे 1 मार्क्स के, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोपर। कोपर को क्यूप्रिक आयंस की फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाता है, और इसका फंक्शन, मेन फंक्शन इसका क्या है, इट इज़ एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स। ये भी कुछ एंजाइम्स के साथ जुड़ के उनको एक्टिवेट करता है, और ये जो एंजाइम्स हैं दे आर रिलेटेड टू रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीजनेशन एंड रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन जो रिएक्शन होती हैं उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो इन रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, और इस प्रोसेस में इट इज़ रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम Cu+ to Cu+2, ठीक है। नेक्स्ट आपका बोरोन है, जिसको बोरेट आयंस की फॉर्म में लिया जाता है, और ये भी आपकी देखो BO3-3 B4O7-2 दो फॉर्म है, इन फॉर्मों में इनको ऑब्जर्व करते हैं प्लांट। बोरोन क्या करता है, बोरोन की प्रेजेंस में कैल्शियम का अपटेक होता है ठीक से, और उसका यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि इसकी एब्सेंस में जो कैल्शियम आयन है वो प्लांट उसको ले नहीं पाएगा और यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मेम्ब्रेन फंक्शनिंग भी इसका एक फंक्शन है। पोलन जर्मिनेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। पोलन जर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका बोरोन। सेल एलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, यानी कि जो पत्तियां खाना बनाती हैं उस फूड को फ्लोएम द्वारा ट्रांसलोकेट किया जाता है दूसरे पार्ट्स में, तो उसमें भी बोरोन हेल्प करता है। फिर है आपका मोलिब्डेनम, तो मोलिब्डेनम क्या करता है, इट इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ मोलिब्डेट आयंस MoO2 MO +2, ठीक है। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ द सेवरल एंजाइम्स, तो कुछ एंजाइम के साथ जुड़ता है, उनको एक्टिवेट बनाता है, और ये एंजाइम्स कौन से हैं, दे आर रिलेटेड टू नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज। ये दोनों एंजाइम हैं जिनके साथ मोलिब्डेनम जुड़ता है एज ए को फैक्टर और को एंजाइम, एंड उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है टू कैटेलाइज द रिएक्शन, एंड दीज रिएक्शन आर द पार्ट ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लोरीन। क्लोरीन को क्लोराइड फॉर्म में लिया जाता है और इन तीनों का अपटेक ज़्यादातर इकट्ठा ही होता है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन का। और ये तीनों आयंस मिलके क्या करते हैं, आयनिक बैलेंस मेंटेन करते हैं सेल के अंदर। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था जिसके लिए मैग्नीज भी रिस्पॉन्सिबल था। तो इसी सेम रिएक्शन के लिए क्लोरीन आयन की भी ज़रूरत रहती है, यानी कि ये दोनों मिलकर फोटोलाइसिस को पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और उनके इम्पोर्टेंट फंक्शन डिस्कस हो गए हैं। आपने इनको याद रखना है, इनको किस आयनिक फॉर्म में लिया जाता है वो फॉर्म्स याद रखनी है, कौन सा एलिमेंट कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है और उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन आपने याद रखना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं इस पार्ट में से। फिर नेक्स्ट आपका आता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। तो इसका क्या मतलब है कि जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है प्लांट के अंदर, यानी कि जैसे हम बैलेंस डाइट खाते हैं और हमें कोई प्रॉपर न्यूट्रिएंट सही अमाउंट में नहीं मिलता है तो क्या रिज़ल्ट होता है, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो सेम विद प्लांट्स, तो उनको अगर कोई न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं होती है इन प्रॉपर अमाउंट तो उनके अंदर भी कमियां आ जाती हैं। ठीक है, और जो कमियां हैं वो कैसे नज़र आती हैं, उन लक्षणों को हम बोलते हैं सिम्टम्स। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी हो जाना, और जो सिम्टम्स लक्षण दिखाई देते हैं उनको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम। लेकिन एक कंसंट्रेशन यानी कि एक मात्रा है, द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज़ रिटार्डेड, यानी कि वह कंसंट्रेशन जिससे कम होने पर प्लांट की ग्रोथ ही रुक जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। यानी कि उतनी होनी चाहिए या उससे थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन अगर उससे कम है तो प्लांट में उसकी कमी हो जाती है। ठीक है जी, तो ये कमी हमें कैसे नज़र आती है, सम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि बाहर से कुछ चेंजेस हमें नज़र आते हैं। इन्हीं चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है, और जो ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन प्लांट। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ, क्योंकि काफ़ी सारे आपके एलिमेंट्स हैं तो कुछ बड़ी तेज़ी से प्लांट के अंदर घूमते हैं, दे आर मोबाइल, और कुछ नहीं घूमते हैं, इमोबाइल। तो जो एलिमेंट जितनी तेज़ी से घूमता है प्लांट के अंदर, यानी कि एक्टिवली मोबिलाइज्ड होता है, दे अपीयर, उसके जो सिम्टम्स होते हैं दे अपीयर इन द ओल्डर टिश्यू, यानी कि जो पुराने पार्ट्स होते हैं, पुरानी पत्तियां होती हैं, उसमें उसके सिम्टम पहले नज़र आते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इनके जो सिम्टम होते हैं, अगर यानी कि इन तीनों की कमी है प्लांट में तो वो आपको उसकी ओल्डर लीव्स में नज़र आ जाएंगी, सैनिसेंट लीव्स में। सैनिसेंट मतलब जो बिल्कुल डाइंग स्टेज पे है, मरने वाली हैं, पीली हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि ये जो ओल्डर लीव्स होती हैं ये मुरझाकर गिरने से पहले उन बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देती हैं जिनमें ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। और इनको ब्रेक डाउन करके जो उसके यंग पार्ट होते हैं उनको देकर जाती हैं, यानी कि फिर गिरती है, गिरने से पहले अपना ये सारा न्यूट्रिएंट्स छोटे ओल्डर यंगर पार्ट को देकर चली जाती हैं। ठीक है, और इसके उल्टा जो इमोबिलाइज एलिमेंट्स होते हैं उनके सिम्टम कौन से पार्ट में नज़र आते हैं, यंगर पार्ट्स में पहले नज़र आते हैं। और इसका आपका एग्जाम्पल है सल्फ़र और कैल्शियम। ठीक है जी, इसके अलावा जो ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं क्या क्या हो सकते हैं प्लांट्स में, तो ये होते हैं आपके क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स। क्लोरोसिस का मतलब होता है पीला पड़ जाना, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, जो क्लोरोफिल होता है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, यानी कि पत्तियों में बीच में आपको बीच बीच में से स्पॉट नज़र आते हैं और उन स्पॉट में ब्राउन कलर के, यानी कि जो पार्ट है, जो भी टिश्यू है वो डेड हो जाता है। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, यानी कि प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, बौना रह जाता है, छोटा रह जाता है। प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स,
समय से पहले पत्तियां गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, या फिर बर्ड्स यानी कि फूल खिलने से ही पहले जो कलियां होती हैं वे आती हैं पर झड़ जाती हैं। इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न, प्लांट में कहीं पे भी जहाँ पे भी सेल डिवीज़न होना है वहाँ पे वो डिवीज़न रुक जाता है। यहाँ पे इन्हीं सब के मीनिंग बताए हुए हैं आपको, और जिन एलिमेंट्स की वजह से ये लक्षण, ये सिम्टम्स नज़र आते हैं वो बताए हुए हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। जैसे क्लोरोसिस इज दी लॉस ऑफ द क्लोरोफिल लीडिंग टू द येलोइंग इन लीव्स, और ये सिम्टम्स आपके नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम